चलिए अब सुनिए अशोक के स्तंभ लेख, यानी स्तंभ लेख में कहा जाता है लघु अभिलेख के बारे में, जैसे भाब्रू अभिलेख। भाब्रू अभिलेख देखिए, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा भारतवर्ष में स्तंभ या फिर शिला या फिर किसी भी प्रकार का लेख लिखवाने में अशोक का बहुत ज़्यादा चर्चा है। कहा जाता है कि भाब्रू अभिलेख, कहता है राजस्थान के भाब्रू अभिलेख में अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया। अशोक ने भाब्रू अभिलेख में, जो भाब्रू अभिलेख कहाँ है, आप कहोगे कहाँ है, तो आप कहोगे राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। तो उसमें खुद को क्या बोला है कि मैं कहाँ का शासक हूँ? मगध का शासक हूँ। भाब्रू अभिलेख में इसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न जैसे बुद्ध, धम्म और संघ की चर्चा की है। क्या की है? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के बारे में चर्चा हुआ है भाब्रू अभिलेख में, और कहा है जैसे बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन सा? बुद्ध, उसके बाद धम्म और संघ की चर्चा हुई है ना। अशोक के 7 अभिलेख, लघु अभिलेख मिले हैं, जैसे रुम्मनदेही अभिलेख, जैसे कौशाम्बी अभिलेख, जैसे टोपड़ा अभिलेख, जैसे मेरठ अभिलेख, जैसे रामपुरवा पूवा अभिलेख और लौड़िया नंदन गढ़ अभिलेख, लौड़िया अरे राज अभिलेख। ये 7 अभिलेख है, ठीक है। ये 7 अभिलेख में अशोक के बारे में फिर जानकारियां दी गई है। कैसा? देखिए, रुम्मनदेही अभिलेख जो नेपाल से मिले हैं, कहते यह नेपाल के लुम्बिनी में है, यह अरामाइक लिपि में है, यह सबसे छोटा अभिलेख है, यह एकमात्र अभिलेख है जिसमें अशोक ने प्रशासनिक चर्चा न करके आर्थिक क्रियाकलाप की चर्चा किया है। उसी में बोला है ना कि 1/8वां हिस्सा टैक्स लेंगे, ठीक है, टैक्स को पूरा कम कर दिया था। कौशाम्बी अभिलेख उत्तर प्रदेश, इसमें अशोक ने अपनी पत्नी कारुवाकी द्वारा दिए गए दान की चर्चा की है, अतः इसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं। तो आपको पूछा जा सकता है कि रानी का अभिलेख किसे कहा जाता है, तो आप कहोगे कौशाम्बी अभिलेख को। तो रानी का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो आप कहोगे उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है। कौशाम्बी उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है। अकबर ने इसे इलाहाबाद स्थापित कर दिया। कौशाम्बी से कहां कर दिया? इलाहाबाद कर दिया। अब टोपरा अभिलेख, टोपरा अभिलेख कहां है, तो आप कहोगे कि हरियाणा में है। हरियाणा के बोलता है फिरोज शाह तुगलक ने इसे दिल्ली के तुगलकाबाद में स्थापित किया है। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया है? इसे दिल्ली के तुगलकाबाद में स्थापित किया है। अब आता मेरठ अभिलेख। मेरठ कहाँ है? आप जानते हो, उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश और दिल्ली का जो इलाका है, मेरठ और दिल्ली जस्ट बगल में है। कहा जाता है कि मेरठ अभिलेख उत्तर प्रदेश, यह पहले यह मेरठ में था। फिरोज शाह तुगलक ने इसे दिल्ली के तुगलकाबाद में स्थापित किया है। दिल्ली के कहाँ? तुगलकाबाद में स्थापित किया है। रामपुरवा अभिलेख, यह बिहार के चंपारण में है। रामपुरवा अभिलेख कहाँ है? बिहार के चंपारण में है। किसका अभिलेख है? अशोक के। अब याद रखना ये बात, इसके बारे में पूछा जा सकता है क्योंकि ये बिहार से रिलेटेड है। आप बिहार के किसी भी एग्जाम को देने जाओगे तो आपको इसमें ये फैक्ट हुआ बिहार से संबंधित, स्पेशली बिहार से संबंधित क्वेश्चंस रहता है। मान लीजिए उसको अशोक से पूछना है और आप बिहारी विद्यार्थी और बिहार का एग्जाम हो रहा है, तो स्पेशली बिहार का ही अशोक से पूछेगा। वो कोशिश करेगा कि अशोक से रिलेटेड बिहार का जो बात है वो पूछे। तो इसीलिए हमने आपको कहा कि रामपुरवा अभिलेख कहाँ से मिला है? बिहार के चंपारण में है। इसकी खोज 1872 में कार्लायल ने की। लौड़िया नंदनगढ़, यह बिहार के चंपारण में है। लौड़िया अरे राज, यह बिहार के चंपारण, बार बार चंपारण आ रहा है, इसका मतलब समझ रहे हो? चंपारण का 3 अभिलेख आया, एक रामपुरवा, दूसरा लौड़िया नंदनगढ़ और लौड़िया अरेराज। ये 3 अभिलेख कहां से मिला है? चंपारण से मिला है, बिहार के। तो बिहार के चंपारण जिला का बढ़ गया ना महत्व। बुद्ध काल में, या फिर ऐसे कहो, बुद्ध काल में नहीं कहो, आपको अशोक के काल में इसका मतलब महत्व बढ़ गया। तो अशोक के संबंध में अगर जब भी क्वेश्चन अगर अभिलेख से पूछेगा और बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन में पूछेगा तो ये पूछने की संभावना बढ़ गई आपका। ऐसा ही होता है। अगर आप बिहार के एसएससी देने जा रहे हो या बिहार के एईडीओ देने जा रहे हो या बिहार के कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, ये इंपॉर्टेंट हुआ
बिहार से जुड़ा हुआ बात। निगाली सागर स्तंभ लेख नेपाल। अब इसमें कहता है, इस स्तंभ लेख से पता चलता है कि अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के 12वें वर्ष निगाली सागर आया और यहाँ कनक मुनि के स्तूप का संवर्धन किया। सर ए कुना अभिलेख। अब ये नाम आपको लगता होगा मुस्लिम शासकों वाला, सर ए कुना अभिलेख, यह अफगानिस्तान के कंधार से मिला है। तो जस्ट वही इलाका हुआ, मुस्लिम शासकों वाला इलाका हुआ। लेकिन उस जमाने में अशोक था, तो अशोक के शासनकाल में अफगानिस्तान क्या था? मगध का ही तो हिस्सा था। तो आप सुनिए, कंधार से मिला है जो ग्रीक तथा अरामाइक भाषा में है। कलिंग अभिलेख में अशोक ने कहा है कि संसार के सभी मानव मेरी संतान है। संसार के सभी मानव मेरी संतान है। किस अभिलेख में कहा है? कलिंग अभिलेख में कहा है। मैं एक मां की भांति उसके सांसारिक तथा परलौकिक जीवन की कामना करता हूं। अशोक ने कहा है कि जिस प्रकार एक मां अपने बच्चे को योग धाम को देकर निश्चित हो जाती है, उसी प्रकार मैं भी समाज की देखरेख के लिए राजुक को नियुक्त किया है। मैंने भी क्या किया है? राजुक को समाज का देखरेख करने के लिए नियुक्त किया है। तो आप कहोगे कि अशोक के शासनकाल में समाज का देखरेख करने के लिए किसे नियुक्त किया गया था? तो राजुक को। राजुक अच्छे व्यक्ति को पुरस्कृत कर सकते हैं और गलत व्यक्ति को दंडित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जो गलत व्यक्ति होगा उसको दंडित कर सकते हैं और जो अच्छे व्यक्ति होगा उसको पुरस्कृत कर सकते हैं, यानी कि उनके द्वारा नियुक्त है, राजा के द्वारा, ये व्यक्ति समाज के लिए। अशोक के गुहा लेखों की संख्या 3 है, जो बिहार में गया के निकट बराबर की पहाड़ी की गुफा में स्थित है। बराबर की पहाड़ी, हमने आपको बताया था कि औरंगाबाद और गया, औरंगाबाद और गया नहीं कहो, जहानाबाद और गया को, हाँ, वहां ना बराबर की गुफा है, बराबर की पहाड़ी है, उस पहाड़ी में गुफा बनाया था, है ना। हाँ, जहानाबाद है, आप उसको औरंगाबाद नहीं कहो, औरंगाबाद तो बॉर्डर साइड में हो गया, जहानाबाद होगा, एकदम जहानाबाद होगा। तो जहानाबाद में बराबर की पहाड़ी है, और जहानाबाद में है तो वो स्पेशली जहानाबाद में है, लेकिन कुछ इलाका ना इसका क्या कहता है, गया से सटा हुआ मिलता है उसका। तो उसमें बोलता है कि 3 गुफा है उसका, हाँ, तो उसी जगह पर यह है, बराबर की गुफाएं हैं, बराबर की पहाड़ी है, ठीक है। अब आगे सुनिए, गया के निकट बराबर की पहाड़ी की गुफा में स्थित है, यहां 3 गुफाएं हैं। इनमें स्थित गुहा लेखों में आजीवकों को दिए गए दान का उल्लेख मिलता है। उनको ना अशोक ने दिया था ना, हमने आपको कहा था 4 गुफा दिया था ना, उसमें 3 ठो में मिला है, 3 गुहा लेख में मिला है इसका जानकारी। अशोक ने अपने अभिलेखों के लिए जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया है वे उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से मंगाया गया। इसका मतलब समझ रहे, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से उन पत्थरों को मंगाकर क्या किया था? शिलालेख को बनवाया था, है ना। अब अशोक की धम्म यात्रा, धम्म यात्रा का मतलब समझ रहे हो ना, उन्होंने जो धर्म को अपनाया, बौद्ध धर्म को, तो उसका प्रचार प्रसार के लिए जो किया वही है धम्म यात्रा। अब सुनिए, अशोक ने लोगों को नैतिकता सिखाने के लिए जो नियम कानून की संहिता बनाई उसे ही धम्म कहते हैं। जो नैतिकता के लिए जो बातें बताई उसे ही क्या कहा? धम्म कहा, धर्म नहीं, धम्म। अब आगे सुनिए, अशोक का धम्म नियंत्रण पर आधारित था। अशोक का धम्म स्वयं नियंत्रण पर आधारित था। इसका मतलब समझे, अशोक का जो धम्म था, धम्म नीति, वो स्वयं पर नियंत्रण करे ऐसा था। अब एक बात, अगर आपकी इच्छाएं सीमित हो जाए ना, तो आपको कष्ट किसी बात का नहीं, आप दुखी नहीं हो जाओगे, ठीक है, दुखी कम होंगे, ऐसा है। अशोक की धम्म की परिभाषा राहुल वादसूत्र से ली गई है। अपने आप को नियंत्रण करना धम्म नीति का मूल सिद्धांत है। अशोक ने अपने दूसरे एवं 7वें स्तंभ लेखों में धम्म के गुणों को बताया है। अशोक ने कहा है कि व्यक्ति अपने माता पिता की आज्ञा माने, व्यक्ति ब्राह्मण तथा भिक्षुक का आदर करे, व्यक्ति दास तथा सेवकों के प्रति उदार रहे, व्यक्ति को जियो और जीने दो का पालन करना चाहिए। वाह, कितने अच्छे शासक हुए, है ना।
अगर अगर दास है या फिर कोई भी व्यक्ति आपके यहाँ मजदूर, अब ये आदमी हमारे यहाँ इस जगह पर देख रहे हो कि ये लोग काम कर रहे हैं, तो क्या इनका सम्मान नहीं करना चाहिए? अब इनके साथ मेरा व्यवहार खराब होना चाहिए? ना, किसी भी मनुष्य का व्यवहार वैसा नहीं होना चाहिए। अगर वो मतलब मजदूर है तब भी उसका आदर करो, या फिर माता पिता तो उसका करना ही चाहिए। और जैसे पुजारी का बोला, गुरुजी का बोला, इस सब का आदर करना चाहिए। इसमें दिया है व्यक्ति, और कहता है व्यक्ति ब्राह्मण तथा भिक्षु का आदर करे, व्यक्ति दास तथा सेवकों के प्रति उदार रहे। उदार मतलब उनके प्रति आप ऐसा रहे कि उनको तकलीफ ना हो किसी प्रकार का, सम्मान का भाव से देखें आप उसको। मौर्यकालीन आर्थिक व्यवस्था, इस समय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि, पशुपालन तथा कारखाना था। क्या था? हमारे यहाँ क्यों ना हो कृषि, क्यों ना हो, कृषि वाला जमीन ही था, है ना। आगे सुनिए, सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। मौर्य काल में सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था? सीता भूमि कहा जाता था, अर्थात जिस भूमि को जोत कर उनसे फसलों का उत्पादन किया जा सके। अब आगे सुनिए, भूमि माप कर को रज्जु कहा जाता था। बलि एक प्रकार का अतिरिक्त उपज कर था। अतिरिक्त उपज कर को बलि कहता था। क्या कहता था? बलि। चारागाह कर को विवित कहा जाता था। चारागाह कर को विविध कर कहा जाता। क्या कहा जाता? विविध कर। अशोक के शासन काल में चारागाह कर को क्या कहा गया है? विविध कर। क्या कहा गया? विविध कर। और जो भूमि का अतिरिक्त कर था, भूमि में उपज जो होता था उसका अतिरिक्त कर को बलि कहा जाता था। बलि किसको कहा जाता था? अतिरिक्त कर को। आप ऐसे समझो टैक्स को, हाँ साधारण भाषा में आप ऐसे समझो, आप कर से ज्यादा समझोगे टैक्स को। टैक्स बोलचाल की भाषा आ गई है, जबकि अंग्रेजी वर्ड है, लेकिन आप कर से ज्यादा टैक्स को समझोगे। अब सुनिए, अकाल के समय कोई कर नहीं लिया जाता था। ये तो अच्छी बात है, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया था। अंग्रेजों ने आपके किसी भी परिस्थिति का उन्होंने सहानुभूति नहीं दिखाया है। आपको हर परिस्थिति में टैक्स लिया आपसे। अभी आप पढ़िएगा, ये पढ़ते 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 हम लोग अभी किस में जा रहे हैं? प्राचीन में ना, मध्यकालीन में आते आते आपको पता लग जाएगा। मध्यकालीन से लेकर आधुनिक भारत में जब तक अंग्रेज आते हैं, अंग्रेज आने के बाद शुरू हो जाता तांडव। अब मौर्यकालीन मुद्राएं, अब मौर्यकालीन मुद्राएं क्या कहती है सुनिए। मुद्राओं का परीक्षण करने वाला अधिकारी को रूप दर्शक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूप दर्शक कहा जाता है। मौर्य काल की राजकीय मुद्रा पन थी, जो चांदी का सिक्का हुआ करता था। इस काल में मुद्रा के रूप में आहत मुद्रा का प्रचलन रहा था। इसका मतलब समझ रहे हैं? आहत मुद्रा मतलब पंचमाग्ड अंग्रेजी में कहता है उसको। किसी धातु की वस्तु ले लिए या फिर मिट्टी को में, चिकना मिट्टी में ठप्पा मार दिए, उसमें नक्शा सा आ गया मोहर टाइप का, और तो उसको सुखा लिए और वही हो गया पंचमाग्ड, यानी कि आहत मुद्रा। ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है पंचमाग्ड या फिर आहत मुद्रा से संबंधित, याद रखिएगा इस बात को। कैसा सिक्का चलता था? पंचमाग्ड या फिर आहत मुद्रा प्रचलन रहा है उस समय भी, मौर्य काल में भी। और जानते हैं आहत मुद्रा कब से चला है? यानी कि आप पाषाण काल में भी अगर कहो तो आहत मुद्रा चल रहा था। इस समय चांदी की मुद्रा को करसापन, क्या कहा जाता? करसापन कहा जाता था। इस समय सोने के सिक्के को निष्क कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सोने के सिक्के को निष्क कहा जाता था। और सुनिए, तांबे के सिक्के को इस समय मास्क या काकनी कहा जाता था। और सुनिए, मौर्य काल में राजकीय मुद्रा क्या था? बोलिए बोलिए, इसलिए हम घुमा के पूछे ये बात। मौर्य काल में राजकीय मुद्रा क्या था? ना ना, पन था, पन। क्या था? पन था। राजकीय मुद्रा पन। और आपको पता होना चाहिए आहत मुद्रा भी उस समय प्रचलन में था। और कहा जाता है चांदी के मुद्रा को करसापन कहा जाता था, और सोने के सिक्के को निष्क कहा जाता था, तांबे के सिक्के को मासक यानी मास्क या फिर काकनी कहा जाता था। ये जैसे ये बातें जो बोला गया आपको, ये बातें आपको ध्यान में होना चाहिए
कि जो मौर्य काल था उस जमाने में जो राजकीय मुद्रा था उसको क्या कहा जाता था? तो आप कहोगे पन कहा जाता था। क्या कहा जाता? पन कहा जाता था। अब मौर्यकालीन मुद्रा हमने पढ़ लिया। अब आता मौर्यकालीन संगठन, कहा जाता है श्रेणी, कहा जाता है श्रेणी। यह शिल्पकारों का संगठन था। निगम, यह व्यापारियों का संगठन था। सार्थवाह, यह कारवा का संगठन था। अब आता है सैन्य व्यवस्था। मौर्य काल में कैसा सैन्य व्यवस्था था उसको समझिए। मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था बहुत ही विशाल थी। यह नंद वंश की सेना से 3 गुनी अधिक थी। अब सोचिए कि नंद वंश में इतना सेना था कि उसको देखकर क्या कहता आपको, सिकंदर डरा था। तो उसकी 3 गुना सेना थी मौर्य काल में। उस समय अस्थाई तथा अस्थाई 2 प्रकार के सैनिक रहते थे। एक अस्थाई होता था, एक अस्थाई होता था। अस्थाई मतलब क्या? जरूरत पड़ने पर उसको बुला लेगा, है ना। आज भी है ऐसा। होमगार्ड क्या है? हाँ, अस्थाई है। जरूरत पड़ेगा तो आपको बुला लेगा, आपको ट्रेंड करके पहले से रखता है। अब कहता है सुनिए, युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक होता था। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति को क्या कहते हैं? नायक। कौटिल्य ने सेना को 3 श्रेणियों में बांटा था। पुश्तैनी सेना, भाटक सेना, नगर पालिका सेना। जस्टिन ने कहा है कि मौर्यों की सेना डाकुओं का एक गिरोह था। भाग गए। क्या सुने? जस्टिन ने कहा है कि मौर्यकालीन जो सेना है वो डाकुओं का एक गिरोह था। इसका मतलब मौर्यकालीन सेना जहां से गुजरती थी कुछ ना कुछ करके ही निकलता होगा। लेकिन इतनी बड़ी व्यवस्था, इतनी बड़ी सेना का फौज, मतलब इतना बड़ा सेना, मतलब रखने वाला शासक एकाएक कहता आज से हम लोग नहीं लड़ेंगे, जाओ सब जाके क्या करो, खेती पथारी करो। सब सेना को कह दिया। सोचो क्या स्थिति होगा उस साम्राज्य का। सम्राट अशोक के द्वारा हुआ क्या? कलिंग युद्ध हुआ। कलिंग युद्ध के बाद, तो कलिंग युद्ध के समय तक ही तो उसके पास सेना था। इतना बड़ा सेना कहा गया तो कहा जाता है कि नंद वंश में जो सेना था, जिसको देखकर सिकंदर खुद डरा, उसकी सेना डर गई कि भाई नहीं जाएंगे। और उस सेना का 3 गुना सेना किसके पास था? मौर्यकालीन शासकों के पास था। कहने का मतलब चलो सम्राट अशोक के पास था, लेकिन अशोक ने इतनी बड़ी सेना को रखते हुए भी क्या कहा कलिंग युद्ध के बाद कि आज से मैं युद्ध को त्यागता हूं। त्याग दिया। तो आखिर वो सेना को रख के और करेगा क्या? सबको कह दिया भैया जाओ, आर युद्ध नहीं करूं, चलो जाओ। तो छुट्टी जो कर दिया, वो लोग क्या हुआ? बेरोजगार नहीं हो गया, किसान बन गया और बेरोजगार हो गया। आज भी जो किसान है वो अपने आप को रोजगार कहते होंगे, लेकिन वास्तविकता ये है वो सबसे बड़ा बेरोजगार लोग है। सब कोई किसान है ना। आप किसान का दुख को जब देखिएगा ना, आपको डर सा लगेगा। अभी किसान का दुख को अगर आप देख लें तो आपको डर सा महसूस होगा। उससे अच्छा ये जो मजदूर लोग यहाँ काम कर रहे हैं ना, ये लोग बहुत अच्छा खुशनसीब है। ये लोग किसान से भी ज्यादा खुशहाल होगा ये लोग। उसका कारण हम आपको बताते हैं। ये व्यक्ति आए सुबह 8 से 9 बजे और काम करके 5 बजे चले जाएंगे और ये व्यक्ति को 500 रुपया मिल जाएगा। लेकिन एक किसान जो अपना पूंजी तक लगा दिया है, उस व्यक्ति से पूछो क्या स्थिति है उनका। जब हम कैलकुलेशन करके 1 वर्ष का उसका आय जोड़ते हैं ना, माथा घूमने लगता है कि सबसे ज़्यादा दुखी अगर हमारे देश में कोई है तो वो किसान है। और सरकार को ना किसान के प्रति सोचना चाहिए। आज जो सरकार सोच रही है कि 6,000 रुपया दे रहे ना, सालाना 6,000 मत दो भाई, 10,000 रुपया महीना कर दो। और वैसे किसान को करो, वैसे किसान को करो जिसका जमीन नहीं है, दूसरे के खेत में काम करते हैं, खेती पथारी करते हैं। नहीं, मजदूर नहीं हुआ। जैसे जो कुत्तों बटाई जिसको हम लोग कहते हो, बटाई पर लेके खेती करता है ना, वैसे लोगों के लिए कर दो। ठीक है कर देगा तो जांच पड़ताल करवाइए। काहे भ्रष्टाचार रहेगा? आप ऐसा जांच पड़ताल करवा के करवाइए। और ओरिजिनल किसान अगर खेती नहीं करता है तो उसको फिर मत दीजिए। जो खेती करता है वास्तविकता में उसको लीजिए। वैसा टीम गठित कीजिए जो जांच करे कि हकीकत में कौन खेती करता है। और ऐसी स्थिति में क्या जानते हैं, वो आदमी दुखी से सुखी होगा। और आज पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरी दुनिया में जो भी कुछ खाता होगा तो किसाने का देना है ना।
लेकिन हमारे भारतवर्ष में कृषि प्रधान देश कहा जाता है हमारे देश को, लेकिन हमारे देश में सबसे ज़्यादा अगर कोई दुखी है तो किसान ही है। तो इसीलिए किसान के बारे में सरकार को चाहे हर संभव जिधर से हो सोचना चाहिए। प्रशासनिक व्यवस्था में सुनिए, मौर्यकालीन प्रशासन एक केंद्रीकृत शासन था। राजा को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होता था। राजा को सलाह देने के लिए क्या होता था? मंत्री परिषद होता था। इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब आज के दिन में हमारे देश का हेड कौन है? प्रधानमंत्री। लेकिन वास्तविक अगर कहो तो प्रधानमंत्री है, और संविधान के अनुसार कहो तो राष्ट्रपति है ना। लेकिन तो प्रधानमंत्री हमारे देश का हेड हुआ, क्योंकि हकीकत में तो वही सब कुछ करता है ना। उनके राष्ट्रपति के अधिकारों को अगर कोई उपयोग करता है तो सारा अधिकारों को उपयोग करता है प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री को सलाह देने के लिए मंत्रियों का एक टोली होता है जिसको कैबिनेट कहते हैं हम लोग, और वो मंत्रियों के सलाह मशवरा के बाद ही डिसीजन करते हैं प्रधानमंत्री। बात समझे? और उन मंत्रियों का ही हेड बॉस हुआ प्रधानमंत्री। वो मंत्री सब मिलके चुनता है कि ये आदमी मेरा नेतृत्व करेगा, इसी को हम प्रधानमंत्री बनाते हैं। यही होता है। बात समझे? तो क्या उस जमाने में राजा को सलाह देने वाला अगर अधिकारी है तो इसका मतलब राजा आज के जमाने का प्रधानमंत्री, उस समय का राजा। उसी से तुलना करोगे ना, ठीक उसी प्रकार से। उच्च अधिकारियों को तीर्थ या महामात्र अथवा अमर्त्य कहा जाता था। इनकी संख्या 18 थी। जासूसों के लिए चर शब्द का प्रयोग किया गया था। क्या किया गया था? जासूसों के लिए चर शब्द का प्रयोग किया गया था। जैसे आप ऐसे समझो, कहा था गुप्तचर। चर शब्द का प्रयोग किसको किया? जासूस के लिए किया। तो आपको अगर ऐसा पूछा जाए कि मौर्य काल में जासूसों के लिए शब्द का प्रयोग किया गया था, अब निम्न में 4 ठो दे देगा, 4 में कोई ना कहीं ऑप्शन में चर रहेगा, तो आप कैसे पकड़ोगे? आपको दिमाग में खटकना चाहिए कि शायद गुप्तचर बोलता है, तो गुप्तचर से चर शब्द आप पकड़ लोगे। अब सुनिए, कुछ जैसे आज के दिन में मंत्रालय होता है ना, कृषि मंत्रालय का जो मंत्री होगा उसको कृषि मंत्री कह देते हैं, जो रेल विभाग का मंत्री होगा रेल मंत्री कह देते हैं, जो शिक्षा विभाग का मंत्री होगा उसको शिक्षा मंत्री कह देते हैं। ठीक उसी प्रकार से उस जमाने में मौर्य काल में प्रशासनिक अधिकारियों को अध्यक्ष कहा जाता था। इनकी संख्या 26 थी। कहता है कृषि विभाग का अध्यक्ष कौन होगा? सीताध्यक्ष। कृषि विभाग का होगा सीताध्यक्ष। खनन विभाग का होगा अकारा अध्यक्ष, और मुद्रा विभाग का होगा लक्ष्मणाध्यक्ष, और पुलिस विभाग का होगा राक्षिन, मतलब रक्षा से राक्षिन। दीवानी न्यायालय, धन दौलत वाला जो मुकदमा सबका ये देखरेख करेगा उसको कहता है क्या? धर्मस्थली। क्या कहते हैं? धर्मस्थली। फौजदारी न्यायालय जिसमें अपराध संबंधी बातें होगी उसमें कहा कंटक शोधन। गुप्तचर को कहा गुड़ पुरुष, और अस्थाई गुप्तचर को कहता है संस्था। चलायमान गुप्तचर को कहता है संचार, और जंगल का अधिकारी को कहता है आंटविक। टैक्स या कर को कहता है समाहर्ता, और कोषाध्यक्ष जो सन्निधाता कहता है। समाहर्ता के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल चलाता था। यह मंडल 6 समितियों में विभक्त होता था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होता था। इससे क्वेश्चन पूछा गया। मौर्य काल में समाहर्ता को चलाने के लिए, समाहर्ता मतलब समझ रहे हो? अभी आज के जमाने में नहीं, आज के जमाने में इसका डीएम साहब का जितना कार्यालय में जमीन संबंधी कारोबार होता है ना, वो सभी एडीएम साहब देखते हैं। उसके जस्ट नीचे होता है। और एडीएम साहब करते क्या हैं? अपने नीचे बहुत सब स्टाफ है, उसके नीचे बहुत सब है, और एडीएम साहब उसका फाइनल डिसीजन करके डीएम साहब के पास भेज देते हैं, और डीएम साहब तब साइन कर देते हैं। ऐसा होता है। पूरा विभाग का है ना, जिला का। तो उस समय राजा का प्रशासनिक इकाइयों में क्या था? कहता है समाहर्ता के
नगर का प्रशासन क्या था, 30 सदस्यों का था। अब कहिएगा 30 सदस्यों का कैसा, डायरेक्ट 30 आदमी था? नहीं, उसको क्या कर दिया, 6 खंड में बांट दिया। कितने खंड में बांट दिया? 6 खंड में बांट दिया, और 6 ठो समिति हो गया एक तरह से, और एक समिति में 5 व्यक्ति होगा। कितने होंगे? एक समिति में 5 व्यक्ति होगा, ऐसे करके 6 ठो समिति था। तो 6 समिति मतलब 6 5 30, इसीलिए कहा है, कहता है कि यह 6 मंडल 6 मंडल समितियों में विभक्त था, प्रत्येक समिति में 5 सदस्य थे। अब आइए न्याय व्यवस्था, आखिर उस जमाने में कैसा न्याय व्यवस्था था उसको समझिए। कहता मौर्य काल में सम्राट ही सर्वोच्च न्यायालय, क्या सम्राट ही सर्वोच्च न्यायालय, ऐसा आपको लगभग सभी राजाओं में देखने को मिलेगा कि राजा ही न्याय करते थे और सर्वोच्च न्याय करता वही होगा। जैसे आज का सुप्रीम कोर्ट, जो कह दिया कह दिया। सुनिए, अंतिम न्यायालय तथा न्यायाधीश था, राजा का फैसला ही अंतिम एवं सर्वमान्य होता था। क्या होता था? राजा का न्यायालय या फिर न्याय क्या होता था? अंतिम होता था। वो जो चाहते थे, जो बोल दिया बोल दिया, है ना। आज भी सुप्रीम कोर्ट जो बोल दिया बोल दिया। ओहो, सुप्रीम कोर्ट को अपना अधिकार है। वो संविधान में ऐसा वर्णन किया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट को अपना अधिकार है, वो चाहेंगे तो अपने दिए गए फैसले को हम रिव्यू कर सकते हैं। जब आप पॉलिटी पढ़ोगे ना, आपको बता देंगे कि कैसा क्या है। सुप्रीम कोर्ट को वो अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशन में ही दिया हुआ है, संविधान में ही दिया हुआ है कि आप अपने फैसले का भी रिव्यू कर सकते हो, दोबारा आप अपने फैसले को खोल सकते हो, खोल के आप उसमें जैसा मन संशोधन कर सकते हो, ऐसा उनको अधिकार है। आप जब संविधान पढ़ोगे, संविधान को अच्छा से पढ़ोगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में, तो आपको एहसास होगा कि सुप्रीम कोर्ट से बढ़ के हमारे देश में कोई नहीं है। लेकिन फिर एक ठो है, नहीं, सुप्रीम कोर्ट से बढ़ के है हमारा केंद्र का सरकार। जब आप केंद्र का सरकार को पढ़ोगे ना, तो आपको लगेगा कि केंद्र का सरकार से बढ़ के हमारे देश में कोई नहीं है नहीं, कौन है? सुप्रीम कोर्ट। फिर आप सुप्रीम कोर्ट को पढ़ोगे तो कहोगे नहीं, इससे बढ़ के तो कोई है नहीं, लेकिन है केंद्र का सरकार। मतलब ऐसा करके उसको रखा गया हमारे भारतवर्ष में कि कभी सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि मैं ही सर्वोच्च हूं, तो सुप्रीम कोर्ट को कहेगा रुक रहे, आप नहीं हो। केंद्र सरकार कहेगा मैं हूं, जैसे केंद्र सरकार कहेगा मैं ही सब कुछ हूं, सुप्रीम कोर्ट कहेगा रुक रुक, हम हैं। मतलब ऐसा बना के दिया है संविधान को, ताकि सरकार भी मनमानी करे तो एक बार में खारिज नहीं। सरकार अगर मनमानी करे तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा ये संविधान के खिलाफ है, खत्म, कानून को मैं खत्म करता हूं, कर सकता है। फिर सुप्रीम कोर्ट खत्म कर दिया, अब यहां सरकार जो है केंद्र का कहेगा खत्म कर दिए, फिर बनाते हैं। वो जितना बार बनाएगा वो उतना बार खत्म करने का अधिकार रखता है, और वो जितना बार खत्म करे ये बनाने का अधिकार रखता है। लो, इतना जबरदस्त है ना। इस चीज को जब आप पढ़िएगा, दोनों का अधिकार क्षेत्र को जब आप पढ़िएगा, तब आपको एहसास होगा कि वास्तव में शक्तियां हैं। लेकिन ऐसा हुआ है 1976 में, 1978 में ऐसा हुआ है। उस समय इंदिरा गांधी पीएम थी, उस समय हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट भयंकर दखल अंदाजी किया था उसके शासनकाल में, भयंकर। और कर सकता है, उसको अधिकार है ना, संविधान में दिया हुआ है। आपके साथ अगर अन्याय हो जाए यहां पर कहीं पर भी, आप आर्टिकल 32 के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। सोचो कितना बड़ा बात है। नहीं, आर्टिकल 32 कहता है कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। आर्टिकल 226 कहता है आप हाई कोर्ट जा सकते हो डायरेक्ट। वो रिट करने का अधिकार है, वो रिट करने का अधिकार है आपको। रजिस्टर तो हो जाता है, लेकिन नंबर आने का नहीं नहीं, हमारे देश में ना, देखो एक बात को समझो, हमारे देश में आप ये कहो कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी है, आप ये बोलो। छोड़ो दुनिया का बात, छोड़ो, कितनी है? 34 ठो है। कितना है? चीफ जस्टिस को लेके 34 ठो, तो 33 ठो एक्स्ट्रा है। हमारे देश में जनसंख्या कितने हैं? लगभग 150 करोड़ हो गया है। नहीं, वो तो 2011 के अनुसार
हमारा जनसंख्या 121 करोड़ था, लेकिन 10 साल में कितना बढ़ा है, उसका ग्रोथ रेट को देखोगे तो आप कहोगे सर ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 141 करोड़ या समथिंग कब था, 2021-22 में था, अभी बढ़ चुका है। तो अनुमानित कर रहे हैं हम, ये फिक्स नहीं है, क्योंकि जब तक डाटा नहीं आएगा कैसे बोलोगे। आपको अभी भी किसी भी एग्जाम में पढ़ के जाना होगा क्या, 2011 का जनसंख्या। हाँ, तो सुनिए, तो इस भीड़ में आपको देखना संभव है, तो लेकिन अधिकार तो आपको है ना, कौन सा आर्टिकल में है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपको सवाल पूछा जाता है एग्जाम्स में। आर्टिकल 32 के तहत आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, और आर्टिकल 226 कहता है कि आप डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हो। हम जो इस लड़का के विरुद्ध जाने वाले थे, जो यहाँ मेरे साथ भेदभाव हुआ था नौकरी में, आर्टिकल 226 का ही प्रयोग करने वाले थे हम वहाँ जाके। लेकिन हम जब वकील साहब से बात किए तो हमको सारा पेपर देखने के बाद उन्होंने कहा कि आपका मैटर अभी कमिश्नर सर के पास है, कमिश्नर सर जैसे खारिज करेंगे मैटर को तब जाके आप आ सकते हो। तब फिर वहाँ से हम बात किए तो कमिश्नर सर से फिर हम मिले, कमिश्नर सर फिर तब नोटिस किए डायरेक्ट एकदम डीएम सर को, और डीएम सर को जब डायरेक्ट डिप्यूट कर दिए कमिश्नर सर, तब कम है तो जब डीएम सर को आदेश हो गया तो डीएम सर हमको कहे कि 2 सप्ताह में क्लियर कर देंगे, तब सही बात है उसको हटा दिया। और वो बोलता है कि छुट्टी किसी का नहीं हुआ अभी। लंबा छुट्टी में गए। हाँ? देखिए, चाहे जो भी गलत है ना, तो आपके साथ अगर ऐसा गलत हो जाए तो आप आर्टिकल 226 के तहत कहाँ जाओगे, हाई कोर्ट, और आर्टिकल 32 के तहत आप जाओगे सुप्रीम कोर्ट। तो वही आर्टिकल का उपयोग करके हम हाई कोर्ट में रिट दायर करने के लिए सब कुछ कर लिए थे, लेकिन फिर देख रहे कि मेरा मैटर अभी थोड़ा लटका हुआ है इधर, जब तक यहाँ से फाइनल डिसीजन नहीं आएगा तब तक नहीं जाएंगे। अब जैसे यहाँ से डिसीजन एक तो आ चुका है, अब ये लोग हमको कह रहे हैं कि वहाँ से आएगा तब ना, रिपोर्ट आएगा तब ना उधर से कि क्या करना है, बाली करना है नहीं करना है, जैसे आदेश आएगा आपको बाली कर देंगे। अब कब आएगा, नहीं आएगा। अब फिर हमको भी लगता है कि फिर एसीएस महोदय को लिखना होगा। हम इस मैटर में लगभग जितने पदाधिकारी थे सबको मेल कर चुके हैं, सबको लिख चुके हैं। मुख्यमंत्री के पास नहीं बैठे थे जाके, नहीं तो कमिश्नर तक जाके बैठ गए थे। मन कर रहा था कि इससे क्या कहता शिक्षा विभाग का, इसके पास भी जाके बैठ जाते हम, एसीएस के पास बैठ जाते। तो बहुत कुछ दिलीप जायसवाल जी तो हिला दिए थे, क्या बोले आप। हाँ। तो सुनिए, अब न्याय व्यवस्था भी आपको बता दिए। अब आइए गुप्तचर व्यवस्था, अशोक के बारे में है, सुनिए। गुप्तचर व्यवस्था, इसके द्वारा मौर्य काल में गुप्तचर विभाग के प्रधान को महामात्य पर्षद कहा जाता था। अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को गुड़ पुरुष तथा इसके प्रमुख अधिकारी को सर्प महामात्य कहा जाता था। इसका मतलब समझ लो, जैसे सांप छुप छुप के चल जाता है, उसी प्रकार से आपको पता नहीं चलेगा कि आपके इलाके में कोई सीबीआई है, आपको पता नहीं चलेगा कि कोई रॉ एजेंट है, पता ही नहीं चलेगा, लेकिन वो है। आपको लगेगा कोई आदमी है, आपके साथ ऐसा घुल मिल के रहेगा, पता नहीं चलेगा कि वो आदमी सरकार का ऐसा आदमी है, और समय बिताएगा ऐसा लगेगा कि कोई तो स्कूल में अब मास्टर है, वो सरकार कर दिया डिप्यूट, जाके रहो वहीं पर अपना जीवन बिताओ और जितना जानकारियां हैं इकट्ठा करके दो। आप ये मत सोचना कि आप दिगल बैंक में हो तो आपके बीच में कोई सीबीआई या फिर गुप्तचर विभाग का कोई नहीं होगा। क्यों होगा, हम इसीलिए मानते हैं होगा क्योंकि हमारा बॉर्डर इलाका है ना, हमारा बॉर्डर इलाका है, और इस इलाके में हो सकता है, क्यों नहीं होगा। ऐसा गुप्तचर लोग होते हैं, रॉ एजेंट होते हैं, जो सालों साल अपना जीवन बिता देते हैं एक ही क्षेत्र में, और उस क्षेत्र में हर एक बात को इकट्ठा करके सरकार तक पहुंचाते हैं, और ऐसा करते हैं। आपको लगेगा कि वो आदमी आम आदमी है, आपको लगेगा कि कोई दुकानदार है, आप उनके साथ दुकानदार चलोगे, लेकिन वो अपना काम कर रहा है अपने हिसाब से। हाँ, ऐसा होता है। अब सुनिए, मौर्यकालीन वास्तुकला, क्योंकि वो अपना पहचान छुपाता है ना, इसीलिए मौर्य काल में लकड़ी के भवन हुआ करते थे, जो वर्तमान में पटना के कुम्हरार में मिले। हमने आपको कहा था कल, हमने कहा था कुम्हरार में कि कुम्हरार में लकड़ी का एक तो भवन था, जबरदस्त भवन था, कहा था स्वर्ग यही है, ऐसा कहा है। सुनिए, मौर्य काल में पत्थर के कुशल कारीगर भी थे। कहते अशोक ने
मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप बनवाया है जो सबसे बड़ा स्तूप है। मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। आपको पता होना चाहिए, नोट में सांची का स्तूप का फोटो होगा, है ना। अशोक ने उत्तर प्रदेश के सारनाथ में अशोक स्तंभ बनवाया है जिस पर 4 पत्थर के शेरों का एक ही जगह रखा है। नहीं समझे? 4 ठो शेर, इधर 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 इधर, चारों शेर का। अब सुनिए, जो अहिंसा का सूचक है यही भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी है ना। यही भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी है। मौर्य काल में पत्थर की बनी सबसे महत्वपूर्ण कलाकृति पटना के दीदारगंज में मिला है यक्ष एवं यक्षिणी की मूर्ति। पटना के दीदारगंज में क्या मिला है? यक्ष यक्षिणी की मूर्ति। पटना के कहाँ? दीदारगंज में मिला है यक्ष यक्षिणी की मूर्ति। हम बार बार इस बातों को रिपीट कर रहे हैं, इसका कारण है बाबू, आप जिस दिन एग्जाम दोगे और ये सब क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन फंसेगा तो आप कहोगे कि सर बार बार रिपीट कर रहे थे जो बात, उसका कारण यही है। रिपीट करने का वजह यही है। हमको सर बोलते थे कि इस बात को याद करके जाइएगा, इठो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जानते हैं वो तो भूल गए जाके, हाँ उठो जाके दूसरा तो टिक मार दिए और जो बोले थे वही तो क्वेश्चन आया था। तो ऐसा होता है। चलिए आगे सुनिए सुनिए सुनिए। अशोक के अभिलेख विभिन्न क्षेत्रों से मिले हैं किंतु पाटलिपुत्र से एक भी नहीं मिला है। अशोक का जो अभिलेख है भिन्न भिन्न क्षेत्रों से मिला, लेकिन कहां से नहीं मिला? पाटलिपुत्र से एक भी नहीं मिला। सुने ना, स्तूप की संरचना। स्तूप एक अर्धवृत्ताकार संरचना है जिसे अंडा कहा जाता है। अंड कहा जाता है, अंडा नहीं सॉरी, अंड कहा जाता है। अंड के ऊपर एक छज्जे जैसा संरचना होती है जिसे हर्मिका कहते हैं। हर्मिका से एक मस्तूल निकला था जिसे यष्टि कहते हैं। यष्टि पर 3 छतरियां लगी होती थी। उपरोक्त संरचना के चारों तरफ घूमने के लिए प्रद दक्षिणा पथ होता है। इस संपूर्ण संरचना के चारों ओर एक वेदिका होती थी तथा जहां तोरण द्वार प्रवेश द्वार बनाया जाता था। स्तूप के विभिन्न अंगों का अर्थ। अब एक बात सुनिए, हम आपको स्तूप तो बना के समझाए थे तो सुनिए, ये है स्तूप। लगता है पटना का गोलघर। आप ऐसे कहो अर्धवृत्ताकार, आधा तो वृत्त है, देखो लगता है। तो इस तरह का आधा तो वृत्त टाइप का बना लिया गोल करके और उसके चारों ओर घूमने का व्यवस्था करके दिया, चारों ओर घूमने का व्यवस्था करके दिया। और फिर उसके चारों ओर से जैसे हम लोग टाटी बना के घेर के रखे ना, ठीक उसी प्रकार से घेर के रखा है। तो ये सबका एक अलग अलग अर्थ दिया है। यहाँ दिया है, देखिए, कहता सबसे ऊपर में क्या दिया है? छत्रक यानी छत्र। और इसको ये जो ऊपर में जो डंडा टाइप का है इठो को कहता हर्मिका। अब आगे देखिए, यहाँ इसको कहता अंड और इसको कहता मेधी ये जगह, और इसके बीच में इठो जगह पर घूमेगा, इसको कहता है वेदिका। और वेदिका ये है मतलब लास्ट चारों तरफ से घेरा हुआ तो। और उसके बाद तोरण, जहाँ से आप प्रवेश करोगे, प्रवेश द्वार को तोरण कहते हैं। प्रवेश द्वार को तोरण कहते हैं। स्तूप में जो प्रवेश द्वार है उसको क्या कहते हैं? तोरण कहते हैं। अब सुनिए, इस पेज को अगर हम लोग पढ़ लेते हैं तो हम लोग का मौर्य काल समाप्त हो जाएगा। सुनिए, थोड़ा स्पीड में इसको निकालते हैं क्योंकि इसके बाद अगला आएगा ब्राह्मण साम्राज्य, हम लोग उसको पढ़ेंगे फिर। जिसका साम्राज्य में हम लोग भी जिए, आज भी जी रहे हैं, हाँ है ना। आज भी हम लोग ब्राह्मणों के उपदेशों को मानते हैं। ब्राह्मण अगर कुछ कह देते हैं, आज ही दुकान का उद्घाटन आज ना करिस काल करिस, तो आज भी हम लोग मानते हैं। 10 लाख का गाड़ी आप खरीद के लाइएगा, लेकिन पंडित जी से अगर 500 टका उसको दे के अगर पूजा नहीं कराए तो आपका मन तो धक 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 चालू है। हम विरोध नहीं करते पंडितों का, लेकिन ये सच्चाई है, लोग ऐसा करते हैं। समाज सुन सुन सुन, तो क्या हमने कोई गलत तो नहीं कहा? हम उसी के प्रभाव में आज भी जी रहे हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तोरण द्वार स्तूपों के चारों ओर प्रवेश द्वार बने होते थे जो
चारों दिशाओं से में बुद्ध के संदेशों को फैलने का प्रतीक है। तोरण द्वार जो है इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, चारों दिशा में तोरण द्वार होता था। उनका कहना है कि चारों दिशा से बुद्ध का जो धर्म है, बौद्ध धर्म, उसका विकास होते जाए, धर्म का प्रसार हो। तो चारों तरफ से लोग आते हैं उस जगह पर पहुंचने के लिए, चारों द्वार दिए थे। अब आगे सुनिए। वेदिका स्तूपों के चारों तरफ एक घेरा बनाया गया था या बनाया जाता था, जिसे वेदिका या रेलिंग कहा जाता है। आज भी हम लोग रेलिंग नहीं कहते हो, घर के छत के ऊपर चारों तरफ से रेलिंग लगाते हैं, तो वही चारों तरफ से उसको स्तूप के चारों ओर घेर दिया तो उसको रेलिंग कहते हैं। अब आगे सुनिए। मंदिर में आप घुसते हो तो मंदिर में घुसने के बाद एक घूमने का ये होता है, जैसा होता है घूमने का, तो वो भी होता है, पथ होता है। अब सुनिए। जो पत्थरों के विभिन्न स्तरों, पट्टिकाओं का बना होता था, यह पवित्र भूमि का प्रतीक है जो पवित्र स्थल को सामान्य दुनिया से अलग करती है। अंड शांति का प्रतीक, अंड जो है वो जो गोल टाइप का है, से अंडाकार, उसको शांति का प्रतीक कहते हैं। हार्मिका देवताओं के घर अथवा पवित्रता का प्रतीक। हार्मिका क्या है? देवताओं का घर या फिर पवित्रता का प्रतीक। फिर आगे सुनिए। छत्र बुद्ध के विचारों, भिक्षाओं का प्रतीक है, जैसे श्रद्धा, सम्मान एवं उदारता। श्रद्धा, सम्मान एवं उदारता। अब आता है सामाजिक जीवन। उस जमाने में सामाजिक जीवन कैसा था, उस जमाने के लोगों का जीवन कैसे बीतता था, कैसा कैसा समाज में लोग करते थे, क्या क्या नियम कानून था, उसको सुनिए। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया, किंतु यह दूसरे धर्मों का भी आदर करता था। हिंदू धर्म त्यागने के बाद भी अशोक ने अपने नाम में देवनाम प्रियदर्शी जोड़ा, जो संस्कृत भाषा का शब्द है। देवनाम प्रियदर्शी ये जो जोड़ा है अपना नाम में, ये संस्कृत भाषा का शब्द है, अर्थात संस्कृत का भी वो आदर करते थे। बात समझे ना? अब आगे सुनिए। अशोक ने आजीवक संप्रदाय के भक्तों को गया में 4 गुफा प्रदान किए। अगर वो आदर नहीं करते तो करते क्या, समझे? अब आगे देखिए। अशोक ने पशु बलि पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया, यज्ञ तथा कर्मकांड पर रोक लगा दिया, जिस कारण ब्राह्मणों की आय ब्राह्मणों की आय में बहुत ही कमी आई। इसका मतलब समझे? नहीं समझे? सुनिए सुनिए, ध्यान दीजिए, ये बात सही है, समझिए, ध्यान दीजिए। जैसे हुआ क्या, उस समय इस बुद्ध के चलने से पहले, यानी बौद्ध धर्म के चलने से पहले, ब्राह्मणों ने कर्म कांड को ना बढ़ा दिया था। अब ब्राह्मणों ने मतलब ये नहीं कि हम सब ब्राह्मण को कह रहे हैं, वैसे ब्राह्मण जो लोग कर्म कांड करवाते थे। आपको संतान की प्राप्ति करना है तो हवन करना ही होगा, यज्ञ करना ही होगा, वर्षा नहीं हो रही है, यज्ञ करना ही होगा, फसल सब बढ़ाना है तो यज्ञ करना ही होगा। इस तरह से यज्ञ 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 करके और बलि देना ही होगा। इस चक्कर में बहुत दिक्कत हो गया था। तो जैसे बौद्ध धर्म आया ना अस्तित्व में, तो बौद्ध धर्म के आने के बाद बुद्ध ने तो बलि प्रथा को नकारा। तो जस्ट उसी प्रकार से अशोक ने क्या किया, बलि पर प्रतिबंध, बलि कोई नहीं देगा। कर्मकांड करने से पहले सोचेगा आदमी कि कैसे क्या करे। तो जब बलि प्रथा और कर्मकांड करना बंद हो जाए तो पंडितों का जो इनकम है वो कम हो गया। तो जैसे कम हुआ तो वही बात कहा इसमें, कहता है कि अशोक ने पशु बलि पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया, सीधा बंद, कोई पशु बलि नहीं देगा मेरे साम्राज्य के लोग। और क्या कहा, यज्ञ तथा कर्मकांड पर रोक लगा दिया, यज्ञ करने और कर्मकांड करने उस सब पर रोक लगा दिया, जिससे ब्राह्मणों की आय में बहुत कमी आया, उसका इनकम बहुत कम हो गया, ठप हो गया, धंधा पानी चौपट। हाँ, आगे सुनिए। मौर्य काल में दास प्रथा का प्रचलन था। पूछा जा सकता है मौर्य काल में दास प्रथा का प्रचलन था अथवा नहीं, तो आप कहोगे था। क्या था? मौर्य काल में दास प्रथा का भी प्रचलन था। अच्छा, दास प्रथा क्या है मालूम है? दास प्रथा क्या मालूम है? हे भगवान, तू तो डुबाई दिलो, करंग करे होबे। आज आपके घर में बैल है? बैल नहीं है, लेकिन पुराने जमाने में, आज से 20-30 साल पहले का बात बोले,
पुराना जमाना हम लोग के लिए उतना ही, उससे ज़्यादा हम लोग कह पाएंगे। तो हर घर में लगभग बैल होता था, सुनो ना, बैल होता था। और आज भी लगभग सभी घरों में गाय होता है। तो गाय से तो हम लोग काम लेते नहीं है, लेकिन बैल से काम लेते थे हल जोतने के लिए। तो बैल जैसे ही कमजोर होता है तो हम लोग क्या करते हो, बैल को काट के तो खाते नहीं हो, आप क्या करते हो, जैसे वो बैल कमजोर हो गया तो बैल ले गए लोहागड़ा हाट, और लोहागड़ा हाट में उसको बेच के दूसरा बैल जो हृष्ट पुष्ट है उसको लेके आ गए। तो एक जमाना ऐसा था जब मानुष को भी बेचा जाता था और खरीदा जाता था। वस्तु के बदले माल। नहीं, सीधा सीधी मानुष को खरीद बिक्री। घर में काम कराना है तो मनुष्य को खरीद के लेके आता था, जैसे बैल को खरीद के लाए ना वैसे। तो जिसको खरीद के लाए वो आदमी हमारा क्या हुआ मालूम है, दास हुआ। अब समझिए। और अगर वो आदमी आप खरीद के लेके आए तो उसका जो बेटा बेटी होगा ना वो भी आपका दासे होगा। जैसे आप गाय खरीद के लाए तो गाय का बच्चा किसका हुआ, आप ही का हुआ ना, आप ही उसका मालिक हुए ना। ऐसा होता था। ये जो दास प्रथा था उस जमाने में प्रचलन था, अशोक के ही शासन काल में था, अशोक के भी शासन काल में था, और उससे पहले भी था, और उससे पहले। और जानते हो क्या केवल दास पुरुष ही होते थे ना, महिला भी होती थी, और महिला पुरुष सबका बिक्री होता था दास के रूप में। अब दास को पकड़ के लेके गए लोहागड़ा हाट में, जैसे बकरी या गुरु को पकड़ के रहते हैं, अब हम पकड़ के है, आएगा कोई खरीद के लेके चले जाएगा, व्यापारी टाइप का आया, कै टका दाम ले लिया, और वो घर आ गया, और वो जिसको बेचा उसके साथ उसको जाना पड़ेगा उस दास को। ऐसा होता था। आपको पता होना चाहिए मध्यकाल में लिस्बन, पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन, उस लिस्बन को जानते हो क्या कहा जाता है, विश्व का सबसे बड़ा दास व्यापार केंद्र था। वो दास का केंद्र था, बेचने खरीदने का। लिस्बन खूब बेचा बेची होता था। अफ्रीका का, इंडिया का आदमी सबको ले जाकर तो इंग्लैंड में खूब बेचा बेची हुआ है। दास बेचा बेची ले जाके काम कराता था। तो दास व्यापार पहले होता था। अब देखिए, तो अब यहां पर हम मौर्य काल में दास व्यापार का चर्चा नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि दास प्रथा था अथवा नहीं था। तो आप कहोगे था, क्या कहोगे, था। अब सुनिए, इस समय स्त्रियों की इच्छा स्थिति अच्छी थी। मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, स्त्रियां पुनर्विवाह कर सकती थी। इस समय जो विधवा स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करती थी उसे छंदवासिनी कहा जाता था। जैसे मौर्य काल में जो विधवा महिला होती थी, अगर वो स्वतंत्र रूप से अपना जीवन जीना चाहती थी तो उसको क्या कहा जाता था, छंदवासिनी। क्या कहा जाता था, छंदवासिनी। स्वतंत्र रूप से वैश्यावृत्ति करने वाली महिला रूपजीवी कहलाती थी। क्या कहलाती थी, रूपजीवी कहलाती थी। इनके कार्यों का देख रेख गणितकाध्य गणितक अध्यक्ष करते थे। इस समय तलाक को मोक्ष कहा जाता था। जो तलाक करते थे ना, आज भी तलाक होता है इस्लामिक धर्म में, अगर 3 बार इस शब्द का प्रयोग हो जाए तो स्त्री पुरुष का जो विवाह है वो विच्छिन्न हो जाता है। लेकिन हमारे हिंदुओं में विवाह विच्छिन्न नहीं होता है, अर्थात तलाक नहीं होता है। हमारे यहाँ तलाक की व्यवस्था नहीं है हिंदू धर्म में, नहीं, कम नहीं, हिंदू धर्म में तलाक की व्यवस्था नहीं है। और कोर्ट में जो होता है वो अंग्रेजों का विधि विधान है, धर्म में नहीं है। ठीक है। अगर आप देखिए, हमारे यहाँ जो विवाह है ना, विवाह ऐसा होता है, मन से मन का विवाह होता है। हमारे धर्म में कहा जाता है मन से मन का विवाह होता है। आप सिंदूर लगाओ अथवा ना लगाओ, मन से मन का विवाह होता है। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। और कोर्ट में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्रीमेंट होता है, जो अन्य देशों में होता है। पश्चिमी देशों में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह होता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ जैसे सिंदूर दान कर दिया, वो तो लड़की का एक चिन्ह हो गया एक तरह से कि ये लड़की विवाहित है, और पुरुष का कोई पहचान नहीं है कि विवाहित है कि नहीं है।
कोई पहचान नहीं है। कैसे क्लियर करोगे कि ये पुरुष विवाहित है? कैसे करोगे? अब हमको बताओ कि मेरा बेटा आज मैट्रिक पास लगभग हो ही गया, मान लो जिस दिन रिजल्ट आएगा हो गया, तो हम कैसे कहे या हमको कैसे साबित करें कि हम शादीशुदा है? कैसे? कोई सर्टिफिकेट है? कुछ नहीं। लेकिन एक महिला के पास एक सर्टिफिकेट क्या है? टीका जो लगता है, इससे पता लगता है ये महिला शादीशुदा है। हाँ, दूर से ही पता लगता है कि शादीशुदा है। लेकिन पुरुषों में तो ऐसा नहीं है। हमारे धर्म में इस तरह की व्यवस्था है। लेकिन एक बात है, महिलाओं को अधिकार कम, उसको अधिकार में सीमित कर दिया गया शुरू से, और पुरुषों को अधिकार ज़्यादा। अब आगे सुनिए। खैर, आज के दिन में महिलाएं कम नहीं है, याद रखिएगा, महिलाएं कम नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि आज भी इंटर के एग्जाम में लड़कियां ही टॉप की है, देख लो। तो लड़कियां कम नहीं है बाबू, इसको कम मत समझना। आज जो नौकरियां होती है, उन नौकरियों में देख लो लड़कियों का प्रतिशत कितना बढ़ रहा है। अब सुनिए, तलाक को मोक्ष कहा गया है। सुनिए, तलाक को क्या कहा गया है? मोक्ष कहा गया। इस काल में पाटलिपुत्र नगर को विश्व के नगरों की रानी कहा गया है। विश्व के नगरों की रानी पाटलिपुत्र को कहा गया है मौर्य काल में। क्यों? क्योंकि मौर्य काल में राजा का गढ़ कहाँ था? वही था ना, पाटलिपुत्र में था ना। इस काल में सड़क निर्माण अधिकारी को एग्रोनोमाई कहा जाता था। अब आगे सुनिए, अब आगे सुनिए। प्रशासनिक ढांचा कैसा था? प्रशासनिक ढांचा उसको जानिए। मौर्य काल में सबसे बड़ा पद राजा का होता था। क्या होता था? मौर्य काल में सबसे बड़ा पद किसका होता था? राजा का होता था। उसके नीचे युवराज होते थे। युवराज मतलब राजा का बेटा, ठीक है। प्रांत का शासन प्रांतपति के पास होता था। राजा के अधीन में छोटा छोटा प्रांत होता था, तो प्रांतपति होता था उसमें। विश जिला यानी विश के जो यानी जिला के जो प्रधान होगा उसको विशपति कहेंगे। क्या कहेंगे? विशपति कहेंगे, के नियंत्रण में रहता था। 10 गांव का छोटा मालिक या फिर गोप होता था। 10 गांव का क्या होता था? छोटा मालिक होता था, तो उसको गोप कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गोप। जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव हुआ करती थी, जो ग्रामीण या फिर मुखिया के नियंत्रण में होता था। इसका मतलब समझे? गांव का जो एक गांव का मालिक होता था उसको कहता था क्या? ग्रामीण, यानी कि मुखिया को। और 10 गांव का एक मालिक होता था जिसको गोप कहा जाता था। याद रहेगा ना ये बात? जैसे आप ऐसे समझो, आज के जमाने में सबसे छोटी इकाई पंचायत है, उससे भी छोटी इकाई है वार्ड। अगर आप उसको तोड़ के देखो तो देखो, वार्ड को भी, वार्ड का भी एक मालिक बनाया, वार्ड मेंबर को। उसके ऊपर पंचायत बनाया, 16 ठो वार्ड को मिला के एक ठो पंचायत, 15 ठो वार्ड को मिला के 14 ठो वार्ड को मिला के एक पंचायत। अब आप उससे ऊपर का स्तर जाओ, प्रखंड में 16 ठो पंचायत को मिला के एक प्रखंड बना दिया, 7 गो प्रखंड को मिला के एक जिला बना दिया। हम अपने जिला का बात बोल रहे हैं। क्या होता है ना, ये सब होता है। तो ये सब क्या है? ये सब एक तरह से प्रशासनिक इकाई है। तो उस जमाने में भी ऐसा था। अभी तो हम लोग बहुत ज्यादा बांटे हुए हैं, जैसे जिला परिषद क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है, लोकसभा क्षेत्र है, ऐसे करके है ना। ये एक तरह से राजनीतिक इकाइयां हुई। प्रशासनिक में आप इसको लेके जाओ, जैसे हम जिधर से बोले नहीं, सबसे छोटा में आ जाएगा आपको पंचायत सचिव। प्रशासनिक में जैसे सरकार का अंग में आता है वो, सरकार का अंग में सरकारी कर्मी पंचायत सचिव। पंचायत सचिव के ऊपर कौन होता है? बीडीओ। बीडीओ के ऊपर कौन होता है? तो आप कहोगे अनुमंडल पदाधिकारी। उसके ऊपर कौन होता है? तो डीएम। ऐसे होता है, बात समझे ना? हाँ। फिर अगर आप राजस्व विभाग में जाओगे तो अलग हो जाएगा, सीओ वगैरह वगैरह ऐसे करके जाएगा, डीसीएलआर ऐसे जाएगा, अपना अपना होता है। अब आइए आगे सुनिए। कहता है इस समय न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। मौर्य काल में मौर्यकालीन प्रांतों की संख्या 4 थी, लेकिन अशोक के समय 5 हो गई थी। निम्नलिखित है। कलिंग। कलिंग क्या था? उसका प्रांत था जिसकी राजधानी तोसली था। क्या था? तोसली। जैसे उसको तोसली को धौली भी कहा गया है, प्रमुख स्थल उसका था कलिंग। अब सुनिए, अवंती राष्ट्र। आप ये देखे हो अवंती राष्ट्र, माहेशमती वाला फिल्म तो, हाँ, उसमें अवंती है,
अवंती का राजा है उसमें, है ना। तो उज्जैनी, अवंती का जो राजधानी है उज्जैनी, उसमें उसका प्रमुख स्थल में कौन कौन सा था, सुनो, मालवा, राजपुताना, गुजरात, काठियावाड़, ये सब उसका क्षेत्र था। अब आगे सुनिए, प्रासी यानी पूर्वी प्रांत, ये पाटलिपुत्र है। क्या है ये, पाटलिपुत्र है। कहता बिहार बंगाल के और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र, बिहार बंगाल और उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्र है जिसको पूर्वी प्रांत कहा गया है, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र था। अब आता है चौथा में उत्तरापथ। उत्तरापथ मतलब तक्षशिला। तक्षशिला आज के दिन में कहाँ है, तो आप कहोगे पाकिस्तान में। तो कहता सुनिए, गांधार, कंबोज, पंजाब, कश्मीर और अफगानिस्तान, ये तक्षशिला के अंदर आता था, ये प्रांत था उस समय। हाँ, अब आइए अगला, पांचवा जो प्रांत था वो था दक्षिणापथ, जिसको कहता सुवर्णगिरी, इसका क्या था, राजधानी। और इसका क्षेत्र कौन सा है, विंध्य के दक्षिण का क्षेत्र, विंध्य पर्वत का दक्षिण का क्षेत्र। आप विंध्यन पर्वत को अगर जानोगे तो विंध्यन पर्वत लगभग भारत के इस जगह पर है। अगर इस जगह पर विंध्यन है तो दक्षिण का क्षेत्र मतलब इठो जगह, यानी दक्कन का पठारी क्षेत्र। अब आगे आइए, प्रशासनिक ढांचा बता दें। इसके समय प्रांतों को चक्र कहकर संबोधित किया जाता था। प्रांत को क्या कहा जाता था, चक्र। आगे सुनिए, प्रांतों के प्रशासकों को कुमार या आर्य पुत्र अथवा राष्ट्रिक कहा जाता था। प्रांतों के विभाजन विषय में होता था जो विषयपति के अधीन होता था। प्रांतों को भी विभाजन करता था जो विषय के अधीन होता था, इसलिए उसको कहता विषयपति। अब सुनिए, अशोक के उत्तराधिकारी, अशोक के उत्तराधिकारी, तो आपको पता होना चाहिए कि अशोक का भी तो कोई था, बेटा बेटी था, तो उनके उत्तराधिकारी में कौन क्या संभाला है उसको जान लीजिए। अब देखिए, अशोक को और चंद्रगुप्त मौर्य को हम लोगों ने सबसे ज़्यादा पढ़ा, बिंदुसार को थोड़ा कम पढ़ा, लेकिन अशोक का इसलिए ज़्यादा पढ़ने पड़ा क्योंकि अशोक ने भी बहुत काम किया है और चंद्रगुप्त मौर्य ने एक बड़ा साम्राज्य को समाप्त करके अपना वंश को बैठाया, इसलिए उसको भी आपने ज़्यादा पढ़ा। समय देना पड़ेगा, जैसा जैसा जिसकी गुणवत्ता उसको उतना समय देके, किताब में भी उस तरह से बनाया गया है ताकि आप उसको समझोगे उसी हिसाब से, और एग्जामिनर भी उसी प्रकार से प्रश्न भी पूछते हैं। ठीक है, सुनिए, अशोक के उत्तराधिकारी 232 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में अशोक की मृत्यु हो गई। आप सुनिए, 232 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में अशोक की मृत्यु हो गई। अब सुनिए, इसके बाद मगध की गद्दी पर अशोक का पुत्र कुणाल बैठा। कौन बैठा, कुणाल। लेकिन अशोक का पुत्र का चर्चा कितना बार हुआ है, कहां हुआ है, क्यों नहीं हुआ, उसका कारण है ना, उसका पिता का जो नाम इतना बढ़ चढ़ के आया तो उन्होंने वैसा किया। लेकिन कुछ शासक ऐसा होता है, जैसे कुछ राजकुमार ऐसे हो जाते हैं जो पिता के ही देन पर चल बसा, जितना देर तक चला चला। अब हम उस पर कटाक्ष नहीं करेंगे। देखिए, किसी का भी चर्चा करिएगा ना, आप केवल ऑनलाइन में, ऑफलाइन में कर दीजिएगा तो चलेगा, ऑनलाइन में करके नुकसान हो जाएगा। काहे हम नुकसान झेले भाई, सबका सम्मान सबका विकास। जा भाई, नीतीश कुमार काहे बोले, अभी हमारा मुख्यमंत्री कौन, तो नीतीश कुमार, उनका देन बहुत है हमारे क्षेत्र में। 20 वर्षों में हम ये नहीं कहेंगे कि उनके द्वारा कुछ नहीं किया गया, बहुत कुछ किया गया, बहुत बड़ा योगदान है नीतीश कुमार जी का। और आज भी नौकरियों का जो सिलसिला है ना, उसी के द्वारा देन है। आप देखिए, आदमी का उम्र होता है ना, और उनका वास्तविक उम्र को अगर आप देखें तो 75 नहीं 76वां वर्ष चल रहा है उनका, और 76वां वर्ष में भी वो व्यक्ति बिहार को लेकर चल रहे हैं। अब अगर तो अभी राज्यसभा जा रहे हैं तो जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम ये कहेंगे उन्होंने बिहार को बहुत दिया, बहुत दिया। उनके बिहार के योगदान को भूला नहीं जाएगा। आप जानते हैं वर्ल्ड बुक ऑफ गिनीज में, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड, यानी ऐसे कहिए जो विश्व इंग्लैंड का है, गिनीज बुक कहता है उसको, हाँ गिनीज बुक, उसमें उसका नाम दर्ज हुआ है। किनका, नीतीश कुमार जी का, है ना। इसी वर्ष हुआ है, आपको पता होना चाहिए तो बात। गिनीज बुक में उनका नाम, नीतीश कुमार जी का नाम रिकॉर्ड किया गया है कि उन्होंने लगातार 10 बार मुख्यमंत्री बने हैं और बिहार को दिया भी है, बहुत दिया। भले ही भ्रष्टाचार के तहत अधिकारियों ने या नेताओं ने खा गया, लेकिन नीतीश कुमार का नाम कहाँ आता है, ऐसा भ्रष्ट में नहीं आता है। अब सुनिए, इसके बाद मगध की गद्दी पर अशोक का पुत्र कुणाल बैठा। अशोक के पौत्र दशरथ ने 8 वर्षों तक शासन किया।
अशोक का पोता दशरथ कितने वर्षों तक? 8 वर्षों तक शासन किया। अशोक की भांति उन्होंने देवनाम प्रिय की उपाधि धारण की। दशरथ जो है देवनाम प्रिय उपाधि धारण किया। किसने? दशरथ ने। अब आप कहोगे पोता है ना, दादों का तो कॉपी कर भी ना करेगा, थोड़ा बहुत होता है। अब आगे सुनिए। तथा आजीवक संप्रदाय के साधुओं के लिए गया जिले में नागार्जुन पहाड़ी पर 3 गुफाओं का निर्माण कराया। दादों के जैसा किया कि नहीं दशरथ? मतलब उनके दादाजी अशोक ने भी दिया था। अब इन्होंने भी 3 गुफा बना के दिया। नागार्जुन की पहाड़ी में 3 गुफा बना के दिया। कौन? दशरथ, आजीवक संप्रदाय के लोगों को। अब आगे सुने। अशोक का कोई भी उत्तराधिकारी योग्य नहीं था। होता है, इतना बड़ा सम्राट का योग्य शासक नहीं हुआ। सोचिए, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। अब सुनिए, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ। और आप अगर ऐसे कहो कि इतिहास को नहीं मान के, ऐतिहासिक साक्ष्य को नहीं माने, तो मगध का सबसे पहला शासक कौन था? बृहद्रथ था। हमने कहा था आपको, अगर ऐतिहासिक साक्ष्यों को माने तो कौन था? हर्यक वंश था। लेकिन अब सुनिए, जस्ट उसी नाम पर एक आ गया फिर कौन? मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक कहता है किसको? बृहद्रथ को कहा जाता है, जो एक कमजोर तथा अयोग्य शासक था। इसके शासन काल में कलिंग नरेश खारवेल ने कलिंग को मगध से स्वतंत्र कर लिया। कलिंग का जो राजा था खारवेल, वो क्या किया? कलिंग को मगध से स्वतंत्र कर लिया। कहा था नहीं मानते आपको राजा, जा हम अलग हो जाते हैं। जैसे उनका ये जो किसके बारे में पढ़े? अंतिम शासक किसके बारे में पढ़े? बृहद्रथ। तो बृहद्रथ जो है, बृहद्रथ को अब वो मानने ही नहीं लगा। क्यों नहीं मानने लगा? अब सोचिए, जो अशोक ने कलिंग पर इतना विजय हासिल करके अपने क्षेत्र में रखा, उसको कब्जा में, वो आज के दिन में इसके शासनकाल में आजाद हो गया। किसके शासनकाल में? बृहद्रथ के शासनकाल में। और अशोक का पोता कौन था? तो आप कहोगे दशरथ। दशरथ क्या किया था? तो 3 ठो गुफा बना के दिया था आजीवक संप्रदाय के लोगों को। कहाँ? नागार्जुन की पहाड़ी में। सबसे अंतिम शासक कौन हुआ? बृहद्रथ हुआ। अब बृहद्रथ के ही शासनकाल में कलिंग का नरेश जो खारवेल था, वो कलिंग को मगध से स्वतंत्र कर लिया। बृहद्रथ का सेनापति पुष्यमित्र शुंग। किसका? बृहद्रथ का सेनापति पुष्यमित्र शुंग था, जिसने सेना के निरीक्षण के दौरान बृहद्रथ की हत्या कर दी। बृहद्रथ की हत्या कर दी। और आपको पता होना चाहिए, बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग क्या किया? शुंग वंश की स्थापना कर दिया। किसका हत्या किया? बृहद्रथ का। बृहद्रथ कौन था? तो आप कहोगे मौर्य काल का सबसे अंतिम शासक था, है ना? अच्छा, और क्या कहता? सुनिए, निरीक्षण करते हुए उसकी हत्या कर दी और मौर्य वंश के स्थान पर शुंग वंश की स्थापना कर दी। अब आगे सुनिए, मौर्य वंश के पतन का कारण अशोक का युद्ध नीति त्याग देना। अगर वो युद्ध नीति नहीं त्यागते तो शायद ऐसा नहीं होता, मगध का पतन नहीं होता या फिर मौर्य वंश का पतन नहीं होता। अब ऐसे कहिए, मगध का पतन तो नहीं हुआ, कोई ना कोई शासक आया ही, लेकिन इसका पतन हो गया, मौर्य वंश का पतन हो गया। क्यों? उसका कारण क्या था? अशोक का हथियार त्याग देना, यानी युद्ध नीति को छोड़ देना। एक राजा को युद्ध नीति नहीं छोड़ना चाहिए, अर्थात एक शिक्षक को पढ़ाना नहीं छोड़ना चाहिए। मैं नहीं छोड़ूंगा ना मैं नहीं छोड़ूंगा। अशोक का बौद्ध धर्म के प्रति अत्यधिक झुकाव होना। उन्होंने बौद्ध धर्म को इतना अपना लिया कि युद्ध तो क्या, दूसरे से ऊंचे आवाज में बात नहीं किया। तो आपको पता होना चाहिए, जब आप शासक बनिएगा, कभी कभी आपका आवाज में इतना ताकत होना चाहिए कि आपका आवाज से भी अगला साइड हो जाए। ऐसा होना चाहिए, कभी कभी होना चाहिए। तो आगे सुनिए, फिर कहते हैं, अशोक ने बौद्ध भिक्षुकों को इतना दान दिया कि आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। अब बताइए, अशोक ने बौद्ध भिक्षुकों को इतना दान दिया कि आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। हो फिर क्यों ना, कितना विभाग बना दिया प्रचार प्रसार करने के लिए। आगे सुनिए, पतन का सबसे बड़ा कारण अशोक के उत्तराधिकारी का अयोग्य होना था। यह बात सही है, ये ओरिजिनल बात है।
अगर योग्य शासक होता उसका उत्तराधिकारी में तो शायद मौर्य वंश का पतन नहीं होता। साथ ही विभिन्न अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए, यानी उसके बाद लगभग सभी क्या हो गए, भ्रष्टाचारी हो गए, है ना, यानी राजा के प्रति वफादार नहीं रहा। अब आगे सुनिए, मौर्य काल में वर्ष की शुरुआत आषाढ़ यानी जुलाई महीने से होती थी। यह बात याद रखिएगा, ये नोट में दिया गया है। मौर्य काल में उसका जो वर्ष का जो शुरुआत होता था, जैसे आज हमारे यहाँ जो वर्ष का शुरुआत होता था जनवरी फरवरी करके हम लोग शुरुआत कर लेते, दिसंबर को अंतिम मानते हैं, है ना। तो जस्ट उसी प्रकार से मौर्य काल में वर्ष का जो शुरुआत होता था आषाढ़ महीना से शुरू होता था, वर्तमान का जुलाई से। तो इस प्रकार से हमारा मौर्यकालीन इतिहास समाप्त हुआ।